सफलता के यशस्वी भव तिलक लगाने के लिए मेहनत रूपी तपस्या करना ही पड़ता है। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। साथियों, आज का यह कक्षा काफी मजेदार सा होने वाला है। आधुनिक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण सेशन का सीरीज चलते हुए आज ये दूसरा क्लास है आपके सामने। यह आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण घटना को रिप्रेजेंट करता है आपके सामने और भारत के सभी एग्जामिनेशन में, चाहे वो एक कर्मचारी बनने से लेकर अधिकारी बनने तक के एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बना रहता है। और तो और ये क्लास 10वीं के छात्रों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। आज का हमारा सेशन महात्मा गांधी का वो पहला सत्याग्रह है जो भारत में सफल सत्याग्रह माना जाता है। आज का ये पूरा सेशन चंपारण सत्याग्रह के ऊपर है। जैसा कि आप हमारे पूरे स्लाइड पर देख रहे होंगे, मैंने कुछ पॉइंट वाइज लिखकर लाया है ताकि आपको बताने में कुछ आसान समझ में आए और जल्दी से जल्दी हम लोग इस सेशन को करके निकल जाए कम समयों में ही। तो चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करें हम लोग, तो सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है, यदि हम आपको बताना चाहें कि सत्याग्रह क्या होता है दोस्तों, तो सत्याग्रह का मतलब ये है कि सत्य के साथ आग्रह करना। जैसा कि आपको पता होगा कि महात्मा गांधी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया उन्होंने, है ना, और इसी क्रम को जारी रखते हुए गांधी का ये दूसरा, है ना, चंपारण सत्याग्रह जो ये हमारा पहला सत्याग्रह हो जाता है ना। तो चंपारण सत्याग्रह का अर्थ हम आपको बता दिए कि सत्य के साथ आग्रह करना, है ना। तो हम आपको चंपारण की कुछ अवस्थिति की बात करें, अगर चंपारण हमारा बहुत बड़ा इलाका है ना, वर्तमान समय में भी बिहार का सबसे बड़ा जिला होता है ये क्षेत्र के आधार पे, और उस जमाने में भी चंपारण काफी बड़ा ही था, है ना। अब तो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुका है, लेकिन उस समय में चंपारण सत्याग्रह अंग्रेजों के शासनकाल में जब ये सत्याग्रह हुए थे तब उसका क्षेत्र काफी बड़ा रहा था। अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित क्षेत्र का ये, है ना, जिला है। बिहार के उत्तर पश्चिम, यदि आपको डायग्राम लगा के दिखाएं मोटा मोटी, अगर बिहार का यदि आप डायग्राम देखने का अगर प्रयास करेंगे, है ना, तो इस तरीके का डायग्राम है हमारा बिहार का है। तो यहाँ का जो इलाका है हमारा, है ना, ये इलाका हमारा चंपारण का पड़ता है। यहीं पर ये चंपारण है, ये चंपारण की अवस्थिति हो गई। बिहार का बड़ा क्षेत्र है ये, है ना, जिला के मामले में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बिहार का वर्तमान समय में सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पे अंग्रेजी सरकार का कुछ अत्याचार है। अत्याचार इतना लेवल पर किया गया है कि चंपारण के आम नागरिक दर्द से करा रहे हैं। ऐसा अत्याचार है कि आप सुन नहीं सकते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे अत्याचार जो है अंग्रेजी सरकार किसानों पर या चंपारण के आम नागरिकों पर करता था। उस अत्याचार की दृष्टि से अगर देखें, है ना, तो अंग्रेजी सरकार के अत्याचार में पहला क्या है, जीरात प्रणाली। अंग्रेजी सरकार जो है, अंग्रेजी सरकार दो प्रकार की प्रणाली से वहां पर खेती करवाता था। नील की खेती करवाने के लिए उसके पास दो पद्धति थे, जिसमें से एक पद्धति हमारा जीरात प्रणाली है और दूसरा आसामीवाद प्रणाली है। ये जीरात प्रणाली क्या है, इसमें रैयतों से खेती मजदूरी पर कराता था। अंग्रेजी सरकार किसानों के खेत को है ना लेकर और उस पर अपना बैल हल पूंजी देकर किसानों से क्या करवाता था, किसानों से मजदूरी के तौर पर उसे नील की खेती करवाता था। ये जीराती प्रणाली किसानों के लिए उतना ज्यादा तो कष्टदायक नहीं था, लेकिन आसामीवाद प्रणाली की यदि बात करें तो ये किसानों के लिए एकदम से जानलेवा प्रणाली था। इसमें अंग्रेज सरकार जो है तीन तरह से लोगों को, अंग्रेजी सरकार जो है वहां चंपारण के लोगों से तीन प्रकार से खेती करवाता था। तीन अलग अलग प्रकार का प्रणाली बना के रखा था। आप जानते होंगे कि ये सबसे फेमस है तीन कठिया प्रणाली। आपको बताते चले हम कि इसमें जितनी निचोड़ है ये सारे किताबों को ध्यान रखते हुए लाया गया है और अधिक से अधिक जानकारी आपको इस पूरे सेशन में मिल जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेंगे चंपारण सत्याग्रह में। तो ये तीन कटिया प्रणाली क्या होता है, ये एक ऐसा प्रणाली है तीन कटिया प्रणाली जिसमें
जिसमें 3/20 कट्ठे पर आम नागरिकों से अंग्रेजी सरकार जबरन नील की खेती करवाती थी। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसके 3 कट्ठे जमीन पर अंग्रेजी सरकार किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाता था, जबकि चंपारण के आम नागरिक या किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एक बार जिस जमीन पर नील की खेती कर ली जाती थी अगले 3 से 5 सालों तक उस पे जो है फसल नहीं उपजाया जा सकता था। यह हाल है नील की खेती का। करतौली प्रणाली दूसरा नंबर में क्या है? यह करतौली प्रणाली क्या है? तो बंधक के रूप में अंग्रेजी सरकार जो है किसानों का, चंपारण के किसानों का जमीन है ना, 1897 का एक्ट लगाकर, यह एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 1897 के एक्ट के तहत जो है लोगों के जमीन को एग्रीमेंट करवा लेता था। 25 से 30 वर्षों के लिए किसानों का जमीन एग्रीमेंट करवा लेता था। एग्रीमेंट क्यों करवाता था? क्योंकि भारतीय नील का मांग यूरोप के बाजारों में बहुत था, जिससे किसान के खेत को एग्रीमेंट कराकर नील की खेती कराया जाता था। किसानों को यह लोभ देता था, है ना, कि नील की खेती यदि आप करते हैं, क्योंकि यूरोप के बाजारों में नील की खेती का बहुत ज्यादा मांग था, भारतीय नील का, क्योंकि पूरे विश्व भर में ये नील का उत्पादन उस समय में नहीं होता था। तो भारत से जो ये नील बनाए जाते थे यूरोप के बाजारों में, अंग्रेजी सरकार इसको बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता था, इसलिए वो जबरन नील की खेती चंपारण के किसानों से करवाता था, है ना। तो भारतीय नील का मांग था यूरोप के बाजारों में, इसी कारण करते थे। भारत चंपारण के किसानों को अंग्रेजी सरकार लोभ में फंसा कर रखी थी कि यदि आप नील की खेती करते हैं तो उससे आपको भी कुछ मुनाफा होगा। जब अंग्रेजी सरकार के इस बहकावे में चंपारण के आम नागरिक जब आ जाते हैं, है ना, तब अंग्रेजी सरकार उस किसानों के जमीन को क्या करवा लेते थे? एग्रीमेंट करवा लेते थे 25 से 30 सालों के लिए, है ना, कि यदि आप 25 से 30 सालों के लिए हमारी अपने जमीन को एग्रीमेंट करवाएंगे तब हम आपको उसमें नील की खेती करना पड़ेगी। बेचारे मासूम से किसान जो है अंग्रेजी सरकार की इस बात में आ जाते हैं और अपने जमीन का एग्रीमेंट 25 से 30 सालों के लिए अंग्रेजी सरकार से करवा लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं करतौली प्रणाली। करतौली प्रणाली आपको समझ में आया ही होगा। यदि आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रख सकते हैं, अगली बार आपके इस बात को समझाने का प्रयास किया जाएगा। तीसरा नंबर में, वैसे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तीसरा खुश्की प्रणाली। ये प्रणाली क्या होता है? तो ये सट्टे पर या पट्टे पर जो है अंग्रेजी सरकार किसान के खेतों को लेकर उस पर नील की खेती करवाती थी। तो ये 3 प्रकार की व्यवस्था है, 3 कटिया प्रणाली, करतौली प्रणाली और खुश्की प्रणाली। हुआ क्या आगे चल के? हुआ क्या कि 1900 ईस्वी में जर्मनी में केमिकल डाई का आविष्कार कर लिया और इसे नील का पाउडर बनाने लगा, जिससे भारतीय नील का मांग यूरोप के बाजारों में कम गया। हुआ क्या कि एक समय आया 1900 ईस्वी में ही जर्मनी के जो लोग थे वो केमिकल डाई नामक मशीन का क्या कर लिया? आविष्कार कर लिया, जिससे वो नील के पाउडर बनाने लगे। और नील के पाउडर जब बनाने लगे तो भारत में लिक्विड, है ना, पहले उसको घोरा जाता था, फिर पानी मिलाए जाते थे, उसके बाद फिर उसको कपड़े पे चढ़ाया जाता था। यहाँ पे डायरेक्ट से पाउडर बनाए जा रहे हैं। यूरोप के बाजारों में इसका मांग बढ़ गया और भारतीय नील का जो है मांग कम जाता है। जब भारतीय नील का मांग कम जाता है, जब भारतीय नील का मांग यूरोप के बाजारों में कम जाता है, तब किसान अपना जमीन जो है, चंपारण के किसान अपना खेत सरकार से वापस लेने की मांग किए। तो एग्रीमेंट के कारण मिला नहीं और जमीन के बदले मोटा रकम वसूलने लगा। अंग्रेजी सरकार की नीति देखिए, नीति ये इसका क्या कह रहा है कि ये जो है नील की खेती, जैसे ही भारत के नील का मांग यूरोप में जैसे ही कम गया और जब आम नागरिक अपना खेत किसानों से मांगने लग गया, है ना, तब किसान को इस एग्रीमेंट पर फंसाया गया कि क्योंकि आप अपना जमीन जो है 25 से 30 सालों के एग्रीमेंट पर दिए हैं, तो ये जमीन आप कैसे ले सकते हैं? अगर ये आप जमीन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अंग्रेजी सरकार मोटा रकम जो है चंपारण के किसानों से वसूलने लगा, है ना। उसकी आर्थिक स्थिति को एकदम से कमजोर कर दिया, है ना। मजदूरी ज्यादा करवाते थे लेकिन उसके बदले में रकम कम था, काम के घंटे बहुत अधिक थे, यानी चंपारण के आम नागरिक खाने को तरस रहा था। ऐसा हाल करके रखा था अंग्रेजी सरकार चंपारण के किसानों को, है, बहुत ज्यादा जलील करके रखा था। इस बात का विरोध हमेशा से किसानों का नेता राजकुमार शुक्ल
ये राजकुमार शुक्ल एक बड़ा नाम है। ये चंपारण के धरती से, ये मुरली भरावा गांव के रहने वाले थे। ये गांव का नाम याद रखो साथियों, ये गांव का नाम आपको जल्दी नहीं मिलेगा कि राजकुमार शुक्ल कहां के रहने वाले थे, चंपारण के ही थे, लेकिन चंपारण में मुरली भरावा गांव पड़ता है, उसी गांव से ये राजकुमार आते थे, राजकुमार शुक्ल। और ये राजकुमार शुक्ल जो है हमेशा से किसानों की मदद के लिए अंग्रेजी सरकार से हमेशा जो है जद्दोजहद करते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन अकेला राजकुमार शुक्ल बार बार अंग्रेजी सरकार से दब जाते थे, है ना। हुआ ये कि बेलवा कोठी के मैनेजर, ये चंपारण का एक जगह है बेलवा कोठी, है ना, राजकुमार शुक्ल के विरोध करने पर बेलवा कोठी के मैनेजर हैं, ये अंग्रेजी सरकार के मैनेजर है, मिस्टर एमेन, नाम मिस्टर एमेन है ना, नाम मिस्टर एमेन है। राजकुमार शुक्ल को बुलाता है कि क्या परेशानी है इसको, इस बात की बात करने के लिए उसको अपने पास बुलाता है, लेकिन राजकुमार शुक्ल नहीं जाते हैं, उसके इस बुलावे को, है ना, रिजेक्ट करते हैं, वो नहीं जाते हैं। और जब नहीं जाते हैं तो इसी कारण उन पर मुकदमा चला के गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। अंग्रेजों का शासन था, है ना, अंग्रेजों का शासन था, जिसको मन करता था उसको पकड़ सकता है, गिरफ्तार कर सकता है ना। आपको अगले ही इसी सेशन में शायद या इस सेशन के बाद जो क्लास लेंगे आपको बताएंगे वहां पे रॉलेट एक्ट, है ना, जो किस तरह का कानून अंग्रेजी सरकार लाया था भारतीयों के लिए। तो यहाँ पे जो है राजकुमार शुक्ल जब उसकी बात को खारिज कर देते हैं, नहीं जाते हैं, तो इसी कारण उन पर मुकदमा चलाकर गिरफ्तार कर क्या भेज देता है, जेल भेज देता है। इस बार राजकुमार शुक्ल जो है सीना ठोक के ये कहते हैं कि तुम हमको कितना परेशान करोगे, कितना तंग करोगे चंपारण के आम नागरिकों को, है ना। तुम इस बार हमको गिरफ्तार तो कर लिया, जेल भेज दिए गए, है ना, लेकिन वो संकल्प ले लिए, वो सीने ठोक कर कह रहे हैं कि इस बार जब बाहर निकलेंगे जेल से तो इस बार कोई साधारण व्यक्ति नहीं, असाधारण व्यक्ति को चंपारण में लेकर आएंगे जो तुम्हारी ईट से ईट बजाकर रख देगा। ये संकल्प थे किसका, ये संकल्प थे राजकुमार शुक्ल का। राजकुमार शुक्ल 18 दिन के बाद जेल से रिहा हो जाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जेल से रिहा होने के बाद राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता देने के लिए लखनऊ के अधिवेशन में, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है 1916 में, याद रखना, और स्थान लखनऊ होता है और वहां भी जगह होते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये कांग्रेस का महासभा चल रहा था, अधिवेशन चल रहे थे। और उस अधिवेशन का अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार होते हैं, और इसके साथ साथ अन्य कई व्यक्ति उसमें भाग लिए हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वहां पे मौजूद थे, है ना। एक बड़ा नाम है वहां पे, एक वहां पे ब्रजकिशोर प्रसाद, आप नाम याद रखिएगा, वो भी उस सम्मेलन में भाग लिए हुए थे। किसानों का पहला नेता ये ऐसा घड़ी था जो चंपारण से उठकर राजकुमार शुक्ल आए थे और इस सभा में, इस बैठक में भाग लेते हैं, है ना, इस बैठक में भाग लेते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल से अपनी बातें रखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको मौका देते हैं कि जब इतनी चंपारण की स्थिति डमाडोल है तो आप इस मंच से आकर के चंपारण की समस्या को रखिए, है ना। तो पहली बार कोई गांव का व्यक्ति या कोई किसान का व्यक्ति या किसानों का नेता, है ना, कांग्रेस के बड़े मंच से भाषण दे रहे थे, उनका नाम राजकुमार शुक्ल, याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल याद रखिएगा। गांधी को वो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि एक बार हमारे, है ना, इस चंपारण के धरती पर चलिए, आपका चरण पड़ते ही हमारा जो जगह है, हमारे आम गरीबों व्यक्तियों का जो स्थान है चंपारण, है ना, वो तृप्त हो जाएगा, है ना, वो समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। गांधी जाने का वादा करते हैं, गांधी जो है चंपारण जाने का वादा करते हैं राजकुमार शुक्ल से, और वहीं से वो, है ना, एक डेट फिक्स हो जाता है। और आपको याद होना चाहिए कि राजकुमार शुक्ल इस बार महात्मा गांधी को अपने साथ लेकर चलेंगे, है ना। तो महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को, ये डेट याद रखना, 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी ब्रजकिशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल के साथ, है ना, 10 अप्रैल 1917 को पटना के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। वो पल आ गया कि महात्मा गांधी के चरण बिहार के धरती पर पहली बार पड़ गए, है ना। और वो धरती, वो बिहार का जो स्थान है वो पटना रेलवे स्टेशन है ना। आप जब भी पटना रेलवे स्टेशन जाइएगा तो ये अनाउंसमेंट बार बार सुनते रहिए
रखिएगा, है ना, कि यहाँ पे जो है गांधी का पहला चरण जो है 1917 ईस्वी में, है ना, पड़ा था चंपारण के सत्याग्रह के लिए। पटना रेलवे स्टेशन पर जब जैसे ही पहुंचते हैं वो, है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर ज्ञानवान प्रतिभावान व्यक्ति आप जानते हैं, जो न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व भर में अपना नाम, है ना, अपने प्रतिभा अपने ज्ञान से लोगों को जो है प्रभावित किया था, वो व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद है। वो व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद है। पहला मुलाकात जो है महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद से करते हैं, 10 तारीख को ही करते हैं। राजेंद्र प्रसाद उस समय पटना में ही इनका जो है निवास स्थान है। आपको मालूम होना चाहिए कि पटना में मौर्य नगर कोई जगह है और वहां पे बंदर बगीचा नाम का कोई जगह बहुत फेमस है। यही इनका निवास स्थान का याद रखिएगा और यहाँ राजेंद्र बाबू से मुलाकात होता है। इसी तारीख को महात्मा गांधी मौलाना मजहर उल हक से मुलाकात करते हैं। ये गांधी का बहुत अच्छा दोस्त होते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी और मजहर उल हक ये दोनों लंदन के एलेंट कॉलेज में क्या किए थे, है ना, वकालत का पढ़ाई किए थे। तो अच्छा दोस्ती था इनका। फ्रेजर रोड में इनका, पटना के फ्रेजर रोड में इनका आवास था। इनके आवास का नाम, इनके घर का नाम सिकंदर मंजिल होता है। याद कर लो साथियों कि सिकंदर मंजिल जो है मौलाना मजहर उल हक का सिकंदर मंजिल नाम के इनके घर होते हैं। वहां पर मौलाना मजहर उल हक से मुलाकात होता है महात्मा गांधी को, और वापस जो है यहाँ से राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहर उल हक इत्यादि तमाम नेता, वज्र किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, इवन महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं और मुजफ्फरपुर में एक बड़े नाम जेवी कृपलानी, ये बहुत बड़े शिक्षक, बहुत बड़े ज्ञानवान प्रतिभावान है। आपको पता होना चाहिए कि ये बिहार का धरती ज्ञानियों से भरा पड़ा है ना। यहाँ एक से एक क्रांतिकारी व्यक्ति और एक से एक, है ना, शिक्षा के धनवान व्यक्ति रहे हैं। जेवी कृपलानी से मुलाकात करते हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में। जेवी कृपलानी महात्मा गांधी से मुलाकात करने के लिए अपने छात्रों के साथ आते हैं, है ना, और जेवी कृपलानी जो है महात्मा गांधी से मुलाकात होता है। 11 अप्रैल को अगले दिन जो है बैठक होता है और इस बैठक में जेवी कृपलानी, इसी बैठक में राजेंद्र प्रसाद, इसी बैठक में मौलाना मजहर उल हक, वज्र किशोर प्रसाद, महात्मा गांधी, राम नवमी प्रसाद, है ना, ऐसे कई बड़ा नाम है जो इस बैठक में भाग लिए, है ना। और आपको याद होना चाहिए कि उसी का जो अंग्रेजी सरकार का प्लांटर्स एसोसिएशन के जो सचिव हैं जे.एम. विल्सन से मुलाकात होता है। ये गांधी को जाने से मना करते हैं कि आपको चंपारण नहीं जाना है ना, लेकिन इन सारे के बात को दरकिनार करते हुए महात्मा गांधी जो है 12 अप्रैल को गया सिंह के घर में रुकते हैं। ये एक नाम गया सिंह आता है ना, ये मुजफ्फरपुर में ही है और यहाँ गांधी अपना रात जो है बिताते हैं। जेवी कृपलानी के घर में नहीं बिताते हैं, क्योंकि जेवी कृपलानी बड़े फेमस व्यक्ति हैं और अगर उनके घर पे महात्मा गांधी रुकते हैं तो अंग्रेजी सरकार कोई भी काम करवा सकता है। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर जेवी कृपलानी के घर पे रुकने का प्लान जो है चेंज करते हैं और गया सिंह के घर पे रुकते हैं 12 तारीख को। अगले दिन 13 तारीख से को कमिश्नर से मुलाकात होता है महात्मा गांधी को, है ना, कमिश्नर से मुलाकात होता है। ये कमिश्नर भी जो है महात्मा गांधी को जाने से रोकता है, लेकिन महात्मा गांधी अपने जीत पर टिके हुए व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी अपने जीत पर टिके हुए व्यक्ति 15 अप्रैल को आखिरकार 15 अप्रैल 1917 में चंपारण के धरती पर अपना पैर रख ही देते हैं। मोतिहारी पहुंच जाते हैं और मोतिहारी पहुंचकर गोरख सिंह, नाम याद रखना, गोरख सिंह के घर पहुंचते हैं। गोरख सिंह से मोतिहारी में गोरख सिंह के घर पे पहुंचते हैं और यही राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को मोतिहारी में पहुंचने के तुरंत बाद ही, है ना, अपने घर का पुराना साइकिल निकालकर पूरे मोतिहारी में घूम जाते हैं, है ना। पूरे मोतिहारी के आम नागरिकों के दरवाजे को खटखटा कर कहते हैं कि एक ऐसा महात्मा को लेकर आए हैं जिसके दर्शन मात्र से हमारा समस्या दूर हो सकता है ना। हर एक व्यक्ति को ये जो है बात बताते हैं जाकर राजकुमार शुक्ल। क्या कहते हैं? कहते हैं एक ऐसे महात्मा हमारे द्वार पर चलकर आए हैं जिसके दर्शन मात्र से चंपारण के सारे समस्या दूर हो सकते हैं। अगले दिन भीड़ लगता है महात्मा गांधी से मिलने के लिए, लोगों को, है ना, मिलने के लिए भीड़ लगता है। महात्मा गांधी आंदोलन को शुरू करते हैं 15 अप्रैल 1917 से
बस इसी समय एक घटना घटती है। जसलपट्टी नाम का एक गांव होता है, जसलपट्टी नाम का एक गांव होता है, वहां पे बलात्कार की घटना घटती है। आप याद रखना साथियों कि जसलपट्टी एक गांव होता है, जसलपट्टी एक गांव होता है, और उस जसलपट्टी गांव में, उस जसलपट्टी गांव में बलात्कार का एक घटना घटता है, बलात्कार का एक घटना घटता है। गांधी जो है गांधी वहां सब कुछ छोड़कर पहुंचते हैं, सब कुछ छोड़कर पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में ही जो है, रास्ते में ही चंपारण के जिलाधिकारी डब्ल्यू.जे. हार्डकॉक मिल जाते हैं, है ना, और इनके कुछ सैनिक होते हैं। याद रखना ये चंपारण के जिलाधिकारी है डब्ल्यू.जे. हार्डकॉक, जो महात्मा गांधी को पहचान नहीं रहा है, यही वो व्यक्ति है जो चंपारण के आम नागरिकों पर क्रश कर रहा है, आम नागरिकों को एकदम से जद्दोजहद कर रहा है, आम नागरिकों की जिंदगी को नरक बना के रख रहा है। गांधी से मुलाकात होता है, लेकिन गांधी को ये साधारण व्यक्ति मानता है। लेकिन आप इसी सेशन में देखिएगा कि कैसे ये व्यक्ति हाथ जोड़कर महात्मा गांधी से कहता है ना, ये देखेंगे हम लोग। डब्ल्यू.जे. हार्डकॉक जो जिला अधिकारी था, जसलपट्टी जाते समय महात्मा गांधी को रोक लेता है, कहता है सुबह अगली गाड़ी जैसे ही आएगा पहली गाड़ी पकड़कर आप यहां से रवाना हो जाइए, नहीं तो आपको पर मुकदमा चलाया जाएगा, आप पर मुकदमा होगा, आपको जेल भरे जाएंगे। गांधी डरने वाले में से नहीं थे। गांधी ने पकड़ लो, जेल में डाल दो, हमें कोई मतलब नहीं है। 144 धारा लागू कर देता है ये जिला मजिस्ट्रेट, है ना, और गांधी को लौट जाने का आदेश देता है, लेकिन गांधी मानने वाले में से नहीं थे। चंपारण के जिलाधिकारी के आदेश पर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गांधी को गिरफ्तार कर जेल ले जाने की तैयारी शुरू हो जाता है ना। महात्मा गांधी से ये डरा हुआ जिला अधिकारी उनको पकड़कर आखिरकार जेल में ले जाने का तैयारी कर ही लेता है, गिरफ्तार कर थाने में रखता है रात भर, और उसके बाद अगली सुबह 18 अप्रैल को कोर्ट में पेशी किया जाने लगा महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी का 18 अप्रैल को कोर्ट में जैसे ही पेशी होने लगा, हजारों लाखों के लोगों की भीड़ आई, हजारों लाखों लोग जो है भीड़ में क्या हुए, इकट्ठा हुए। महात्मा गांधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, असाधारण व्यक्तियों में से एक थे, एक अलग ही प्रतिभा वाले व्यक्ति थे, है ना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना काफी महंगा पड़ने लग गया उस जिला अधिकारी के, है ना। अंग्रेज के बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ पैर फूलने लग गए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एकदम से महंगा पड़ गया। आम नागरिक जो है चंपारण का अंग्रेजी सरकार का इस कदर विरोध किया कि रोड गली गली तक का जाम कर दिया, अंग्रेजी सरकार के हर एक काम में बाधा आ दिया, है ना, यानी पूरी तरह से चंपारण के व्यवस्थाओं को ठप कर दिया। महात्मा गांधी के ये प्रभाव थे चंपारण में। लॉ एंड ऑर्डर जब मेंटेन करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया, तो वही जिलाधिकारी जो महात्मा गांधी को पकड़कर जेल ले जाने का प्रयास किया था, वो जिलाधिकारी महात्मा गांधी से विनम्र हाथों से, है ना, महात्मा गांधी को ये कहता है कि आप जितना जल्दी यहां से रिहा हो जाइए। भाई पहला व्यक्ति था महात्मा गांधी जिसको रिहा करने के लिए आदमी खुद नहीं बोलता था, बल्कि अधिकारी, पुलिस, मजिस्ट्रेट, कोर्ट ही ये कह रहा है कि तुम रिहा हो जाओ। ऐसे व्यक्ति थे हमारे गांधी, है ना। 100 रुपया के मुचलके पर रिहा कर देता है, वो पेपर बनते हैं जिसका खर्चा आता है 100 रुपया, मुचलका उसका उस समय नाम था, बाउंड पेपर जिसको अभी तक कहते हैं हम लोग, है ना। उस बाउंड पेपर पर जिला अधिकारी के द्वारा जब महात्मा गांधी को छोड़ा गया, तो महात्मा गांधी ये 100 रुपया भी देने से इनकार कर देते हैं। गांधी वह रुपया भी नहीं देते हैं, और मजिस्ट्रेट अपनी पहचान पर रिहा करता है। मजिस्ट्रेट इतना परेशान था और फ्रस्ट्रेट था महात्मा गांधी से, कहता है भैया ये 100 रुपया मत दो तुम, लेकिन तुम यहां से रिहा हो जाओ, और 100 रुपया अपने पैकेट से पैसा लगाकर अपनी पहचान पर महात्मा गांधी को रिहा करता है। ये गांधी था भाई साहब। 22 अप्रैल को महात्मा गांधी ये कोर्ट से रिहा होने के बाद 22 अप्रैल को महात्मा गांधी बेतिया के साठा गांव में पहुंचते हैं। ये पश्चिम चंपारण का ही जगह है बेतिया, और बेतिया जब पहुंचते हैं महात्मा गांधी, तो वहां एक गांव आता है साठा, और वहां 8000 किसानों से गांधी मुलाकात करते हैं और उनके समस्याओं को सुनते हैं। लोगों के अलग अलग समस्याओं को गांधी अपने पेपर में, अपने डॉक्यूमेंटेशन में, है ना, पूरा करते हैं, उसको लिखते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और वो रिपोर्ट आखिरकार 13 मई को मुख्य सचिव को सौंप देते हैं। वहां का जो मुख्य अधिकारी होता है, मुख्य सचिव होता है, उसको चंपारण की चीजों से अवगत कराते हैं।
हैं, उसको अपना एक ज्ञापन सौंपते हैं, उसको ये आदेश देते हैं कि भाई ये सारे चीजों का जो है जितना जल्दी हो सके तुम ये ना कोई सॉल्यूशन निकालो। महात्मा गांधी के इस बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, महात्मा गांधी के डर से कह सकते हैं, रांची में जून में बैठक होता है और गांधी को वहां बुलाया जाता है। आनंद फानन में अंग्रेजी सरकार रांची में एक बैठक कराती है और उस बैठक में महात्मा गांधी को बुलाया जाता है ना। और वहां महात्मा गांधी जब पहुंचते हैं तो चंपारण कृषि कमेटी का गठन होता है। एक कमेटी, एक कमीशन का निर्माण होता है जिसको एग्रीगेशन कमेटी भी कहते हैं। और इस कमेटी के गठन होने के बाद जिसमें 7 सदस्य शामिल होता है, ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। कई बार बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछे गए हैं कि ये 7 सदस्य में कौन कौन व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति होते हैं एफजी सलाई, ये इस कमेटी का अध्यक्ष होते हैं, ये याद रखना। और उसके बाद एलसी आदामी, अदानी नहीं आदामी, और उसके बाद जी रैनी, और उसके बाद डीजे रीड, ये व्यक्ति हैं। और राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और खुद अपने, है ना, महात्मा गांधी, इनके गांधी भी इसके कहते हैं सदस्य रहे। और इस समिति का जो है गठन हो जाता है। इस समिति का गठन होने के बाद पहली बैठक 17 जुलाई को होता है, ये याद रखो। गांधी के सभी आदेश को माना जाता है। वो गांधी है भाई साहब, है ना, जो पूरे अंग्रेजी सरकार को खोखला कर ही मानेगी। अंग्रेजी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी जो है गांधी के आदेश मानने पर आतुर है ना। 17 जुलाई को गांधी के आदेश को माना जाता है। दूसरा बैठक 3 अक्टूबर को होता है और गांधी के उस आदेश को मानकर सरकार जो है आदेश को क्या करती है, जारी करता है। 4 अक्टूबर 1917 को बिहार सरकार के पास पेश किया जाता है। बिहार के जो बड़े गवर्नमेंट के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं उसके पास ये जो है आदेश को पेश किया जाता है। 18 अक्टूबर 1917 ईस्वी को लागू हो जाता है। अखबार के पन्नों में जो है ये प्रकाशित किया जाता है। ये प्रकाशित किया जाता है कि चंपारण में आम नागरिकों की जो भी समस्या था उसको दूर किया जाता है, सारे तकलीफों को खत्म किया जाता है। चंपारण के आम नागरिक आराम से रह सकते हैं। गांधी अभी मानने वाले नहीं थे, बोले परिणाम दिखाओ, परिणाम का लेटर जारी करो। 3 कटिया प्रणाली को रद्द किया जाता है। 3 कटिया प्रणाली को रद्द किया जाता है। किसानों को बहुत बड़ा राहत होता है। किसान के छीनी गई जमीन को वापस किया जाता है। एग्रीमेंट 25 साल का 30 साल का जो है वो 1 महीने में गांधी तोड़वा देता है। इसका नाम गांधी था भाई, गांधी था। और उसके बाद वसूली गई कर का 25% किसानों को दिया जाए। जितना आप जो है अवैध राशि किसानों से लूटे हैं, किसानों से छीने हैं, उसका 25% रुपया किसानों को वापस किया गया। और तीसरा, एक दशक के अंदर सभी नीलहों को एक दशक के अंदर यानी 10 सालों के अंदर चंपारण में जितने नीलहो थे, माने वो जितने अंग्रेजी व्यक्ति थे जो नील की खेती करवाते थे, उसको चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया, फरमान जारी किए गए, है ना। और अंततः जो है महात्मा गांधी का इसमें जीत हो जाता है। तो आप कह सकते हैं, है ना, कि महात्मा गांधी का ये भारत में पहला सत्याग्रह सफल हो गया। और गांधी केवल गांधी ही नहीं बल्कि मसीहा बनकर पूरे देश भर में उभर जाते हैं। पूरे देश में फैन फॉलोइंग इतना तगड़ा बढ़ जाता है गांधी का कि, है ना, इसके तुरंत बाद अहमदाबाद से इनकी चिट्ठी आती है कि यहाँ पे मिल मजदूरों के साथ बहुत ज्यादा, है ना, अत्याचार किया जा रहा है, इसलिए आप एक बार जो है अहमदाबाद भी आइए। और महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के तुरंत करने के बाद, जीत हासिल करने के बाद पहुंचने का प्रयास करते हैं अहमदाबाद। तो अगले सेशन में हम आपको अहमदाबाद मिल मजदूर की घटनाएं सुनाएंगे, है ना। इसके पहले आपको चंपारण में किसानों के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा किए गए और अत्याचार की अगर बात करें तो आपका सेशन जो है पूरा वो खत्म हो रखा है। लेकिन आप याद रखिए और भी जो है पैन कर लेता था अंग्रेजी सरकार जो है ना, किसानों से पैन कर यानी पानी जो आता था चलकर पैन में, उस पैन कर को यानी उसका भी टैक्स लेता था अंग्रेजी सरकार जो है। इतना जद्दोजहद करता था चंपारण के आम नागरिकों को, सलामी कर लेता था। अंग्रेज के कोई बड़े अधिकारी अगर चंपारण के गांव में आते थे तो उसको कहता था कि हमको सलामी करो, है ना, सलामी ठोको भी, और उसके बाद 1 रुपया दो भी हमको, क्योंकि हम तुम्हारे गांव में आए हैं, हमारा चरण तुम्हारे गांव में पड़ा है, इसलिए तुम उसके बदले में भी 1 रुपया दो। इतना तत्व परेशान किया, बाप ही पूत ही कर लेता था। यदि किसी का बाप मर गया
तो उसके बेटे को, है ना, बाप का संपत्ति अपने नाम कराने के लिए भी टैक्स लेता था। इतना टैक्स लेते थे, हत्याही कर लेता था। अगर किसी अंग्रेजी सरकार को हाथी खरीदने का मन है, घोड़ा खरीदने का मन है ना, तो वो चंपारण के किसानों को कहता था कि हमको पैसा दो तुम सारे लोग मिलके, अब तब हम हाथी खरीदेंगे और उस पर हम चढ़ेंगे। इतना तरीके का अत्याचार था चंपारण में, है ना। मरवन कर लिया करता था। अगर कोई बाप अपने बेटी को विवाह करना चाहता था तो उसके बदले भी उस बाप को अंग्रेजी सरकार को टैक्स देना पड़ता था, तब जाकर के वो बेटी को विवाह कर सकता था। कोल्हू कर लेता था, तिलहन कर लेते थे, तेल बेचने वाले लोगों से कर लेता था, दुकानदारों से टैक्स लेता था दुकान चलाने का, चुल्हावन कर लेता था, वहां पर हल्दी चढ़ाने के लिए या हल्दी उबालने के लिए या हल्दी बेचने के लिए भी टैक्स लेता था। न जाने कौन कौन से टैक्स लेते थे, 15-16 टैक्स लेता था। अगर आप कहेंगे तो वो 15-16 टैक्स जो है ना, एक छोटा सा सेशन 5 मिनट का बनाकर आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से वो टैक्स थे, है ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, जिसमें अहमदाबाद मिल मजदूर और उसके साथ साथ खेड़ा आंदोलन और कई सारे आंदोलन का चर्चा करते हैं। कैसा लगा आपको ये पूरा सेशन? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।